वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों बहुत लोगों के डाउट्स आए हैं कि प्रेफरेंसेस कैसे भरनी है। तो मैं आपको बता दूं, प्रेफरेंसेस नहीं है वहाँ पर, केवल वहाँ पर ग्रुप की पोस्ट भरनी है। अब 4 बॉक्सेस आपके लिए दिए जाएंगे। तो मैंने क्या किया है कि कंप्लीट फॉर्म फिल किया है और वो फॉर्म मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि एक फॉर्म को कैसे भरा जाए एसएससी सीजीएल का, वहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे उन सबको यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आपके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी और कुछ पैरामीटर जो हैं कि आपको फोटो किस वेबसाइट पर जाकर एडिट करना है या फोटो में क्या डायमेंशन दे रहा है, तो ये नोटिफिकेशन जो आप जो फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी डायमेंशन जो है मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का उसमें मैंने बता रखी है कि फोटो और सिग्नेचर आपको किस डायमेंशन में रखने हैं। ओके, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नया अपडेट आप तक मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले कुछ ऐसे पैरामीटर्स जिसकी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पर केवल 4 ग्रुप की बात की गई है। वैसे तो एसएससी जो है वो केवल जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए कराता है। ठीक है, तो क्या है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ग्रेड पे का, जैसे एक ग्रेड पे आपका 4800 है, फिर एक 4600 है, फिर एक आपका 4200 है और फिर एक आपका 2800 है और एक आपका 2400 है। तो इन ग्रेड पे को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, तो इन कैटेगरी को आपको वहाँ पर फिल करना होगा। ओके, अब जैसे जैसे आपके मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपको पोस्ट अलॉटेड होंगी। ओके, एक चीज़ और है, तो इस बार क्या है कि आप प्रेफरेंसेस जैसे आप कोड डालेंगे एफ डॉलर जे के लेस देन ग्रेटर देन, ये सब फिल करने वाले नहीं है, केवल आपको 4 ग्रेड भरने होंगे। और मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगा कि लास्ट ईयर जो है टॉपर जो थे 2015 के, तो उन्होंने अपनी पोस्ट क्या भरी थी 2015-16 के टॉपर्स की भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि उन्होंने कौन सी पोस्ट को ऊपर रखा था। क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, नॉन इंटरव्यू और इंटरव्यू 2016 से मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें नॉन इंटरव्यू और इंटरव्यू ये पोस्ट आती थी। ओके, तो मतलब जो 2015 बैच था। लेकिन इस बार क्या है, इंटरव्यू खत्म कर दिया है लास्ट ईयर से, तो इसमें क्या है कि सारी पोस्ट जो है नॉन इंटरव्यू ही हो चुकी है। केवल आपको मार्क्स लाने हैं और आपको जो प्रॉपर टेस्ट जो आपके फेजेस हैं टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 और आपका टीयर 4, अगर डिपेंड करता है कि आपको टाइपिंग वहाँ पर जैसे आपने जिस पोस्ट के लिए फिल किया है वहाँ पर है तभी आप उस टेस्ट को देंगे, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी मेरिट बनेगी और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो एक बार मैं आपको ये बता दूं कि 2015 की जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो टॉपर थे, जैसे रैंक 1 थी रविशंकर की, फिर अरुणा रानी रैंक 2, रैंक 3 मोहा वशिष्ठ और रैंक 4 पूजा अग्रवाल, रैंक 5 अनिल कुमार, रैंक 6 लव गुप्ता और भारत लाल की रैंक 7, मयंक गुप्ता 8 रैंक और पारुल मित्तल 9th रैंक एंड अनुराग गर्ग रैंक 10। तो इसमें से दोस्तों जो लोगों ने फिल किया था तो इन सब लोगों ने 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी को ही रैंक 1 पर रखा था। ओके, और यही इनको मिली भी है। लेकिन पोस्ट वाइज की अगर बात करें तो 2 लोगों ने इंस्पेक्टर इन सीबीसी रखा था, जो जिनकी रैंक थी 5 नंबर और 6 नंबर। बाकी सारे लोगों ने इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन टैक्सेस में। ठीक है, और ये एक्साइज एंड कस्टम्स में इन 2 लोगों ने फिल किया था। बाकी जो 8 टॉपर थे उन्होंने अपनी पोस्ट को इस कैटेगरी में डाला था। अब इस कैटेगरी में क्या है एक बार मैं आपको छोटा सा क्लू दे देता हूँ। तो देखो, ये आपके नोटिफिकेशन की पोस्ट कोड क्या है, जे है, जिसका ग्रेड पे है 4600। इसमें वैकेंसीज क्या है कंपेयर टू अदर है और होम स्टेट के चांसेस मिल जाते हैं। वैसे तो नेशनल लेवल पर ही ये रिक्रूटमेंट है, किसी भी स्टेट में एनीवेयर आपको कहीं पर पॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी चांसेस ये रहते हैं कि ये आप जो आपका होम स्टेट है वहाँ पर भी आप अपॉइंट कर दिए जाएँ। फाइन, अब इसमें नेचर ऑफ वर्क की अगर मैं बात करूँ तो क्या है कि जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके, तो उस डिपार्टमेंट में ये जॉब लगती है और इसका जो पहला प्रमोशन होता है वो दोस्तों 8 साल के बाद में होता है। ठीक है, और साथ में आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं वो भी क्लियर करने होते हैं। तो प्रमोशन का ऑर्डर अगर मैं बताऊं तो इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर और उसके बाद में कमिश्नर, ये आपकी 4 रैंक तक इसमें पोस्टिंग के चांसेस होते हैं। ठीक है, एक चीज़ अब मैं आपको और बताना चाहूँगा कि पोस्ट प्रेफरेंसेस में 4 बॉक्सेस में आपको क्या फिल करना है। तो जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, तो आपको ऐसे 4 बॉक्सेस दिखेंगे वहाँ पर और उन 4 बॉक्सेस के अंदर आपको ये सारी डिटेल भरनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों एसएससी में 2 पे बॉन्ड है। पहला जो पे बॉन्ड है वो है 9300 से लेकर 34,800, ये पे बॉन्ड है। तो और जो दूसरा पे बॉन्ड है वो क्या है 5200 से लेकर 20,200।
ओके। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इन 4 बॉक्सेस में क्या भरना है। इन 4 बॉक्सेस में जो ग्रुप ऑफ पोस्ट का टाइप है वो भरना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने ए में क्या रखा है, जो जिनका पे 4800 है, मतलब कि इसमें एएओ वाली पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वाली पोस्ट है। ओके। और जो 4600 है उसमें क्या है कि आपने देखा प्रिवेंटिव ऑफिसर है, ठीक है, और भी हैं, वो सारी पोस्ट इसमें आ जाती हैं। तो कुछ जो पोस्ट हैं वो बी में भी है, 4200 वाली बी में भी है, ठीक है। लेकिन ये जो ए बी सी डी जो 4 ग्रुप दिए हुए हैं ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपको मैं बहुत क्लियर बताना चाहूँगा ये चीज़ कि जब आप देखते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर होता है तो वो ग्रुप ए की जॉब होती है, लेकिन एसएससी जो रिक्रूटमेंट करता है वो केवल बी और सी के लिए करता है। आप देखते होंगे स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग, वो ग्रुप डी ई और उनके लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने कैटेगरी वाइज बनाया है, जो ग्रेड पे है इसको तो 4800 को ए में रखा है, 4600 को बी में रखा है, 4200 को इन्होंने सी ग्रेड में रखा है जो ग्रुप ऑफ पोस्ट है, और जो 2800 और 2400 ये दोनों इसमें इन्होंने डी में रख दिया है, ठीक है, 2800 और 2400 वाले को। तो अब इसमें क्या करना है, अगर आप एलिजिबल हैं एएओ की पोस्ट करने के लिए तो आप यहाँ पर पहले प्रेफरेंस ए दें, अगर आप यहाँ पर नहीं हैं तो आप यहाँ पर बी दें, फिर आप सी दे दें और फिर आप डी दे दें। तो सैलरी का स्ट्रक्चर भी आपका ग्रेड पे के अकॉर्डिंग होता है। ओके, जितना ज़्यादा ग्रेड पे होगा उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी बनती है। फाइन। तो देखो बी सी डी, और अगर आप इस वाली पोस्ट को फिल करते हैं एएओ की, ठीक है, अगर आपको लगता है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं और इसकी मेरिट भी सबसे ऊपर जाती है, ओके, तो आप इसको लास्ट में भी फिल कर सकते हैं। ओके। लेकिन मेरा ये मानना है कि बी और सी, यही दो सबसे, बी सी डी, ये 3 जो है जनरलाइज फॉर्मेट है एसएससी का, जिसमें सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट लोगों की होती है। ओके। तो इसको आपको इस तरह से भरना है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ क्या होते हैं। देखो दोस्तों, जब आप सेंट्रल के थ्रू एसएससी में जा रहे हैं, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है पूरा एसएससी, तो इसमें जो भी आपकी जॉब लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इसमें क्या है कि आपको 3 तरह के सिटी में रखा जाता है। 3 तरह के सिटी में आपकी जॉब हो सकती है। एक आता है टीयर 1 सिटी, एक आता है टीयर 2 और एक आता है टीयर 3। तो जो आपकी सैलरी है वो आपकी इस सिटी के अकॉर्डिंग आपको एचआरए क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसी से आपकी सैलरी बूस्ट होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो टीयर 1 है उसको हम लोग कहते हैं एक्स सिटी, और जो टीयर 2 होता है इसको हम बाई कहते हैं, और जो 3 होता है इसको हम जेड कहते हैं। तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो इसमें अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे, ये सिटी आ जाते हैं। ओके। और जो बाई है, जो टायर 2 है, तो इसमें देख लो आगरा, अजमेर, अलीगढ़, इलाहाबाद, बहुत सारे सिटी हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। और जो इसमें नहीं आते हैं वो किस में आ जाते हैं, टीयर 3, मतलब कि जेड सिटी की श्रेणी में आ जाते हैं, जितने भी बचे हुए सिटी होते हैं। ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैंडिडेट जो 30 साल के नहीं हुए हैं, ठीक है, एज पर बिल्कुल चल रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो दोस्तों 20 से 27 के बीच में हैं, कुछ पोस्ट हैं 18 से 27 के बीच में, और कुछ पोस्ट हैं आपने देखा होगा कि 20 से 30 के बीच में, और कुछ पोस्ट हैं 18 से अप टू 30। ये कैटेगरी नोटिफिकेशन में दिया है। अब मैं आपको बता दूं इसमें मतलब क्या है। सीधी सी बात है, मान लीजिएगा कि अगर आपने 30 वर्ष कंप्लीट नहीं किया है और आप 27 प्लस कर चुके हैं, ठीक है, तो आप उन पोस्ट में, क्योंकि अभी तो केवल ग्रेड पे भरा जा रहा है ना, तो आप उन पोस्ट को टच नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ऐसी पोस्ट जो कि 27 से अंदर के लिए आ जाती हैं, ठीक है, जो कब तक आती हैं, 27 के अंदर, मतलब कि 18 से 27 वाले इसमें भर पाएंगे, तो उनमें जो है 30 वालों को क्रॉस चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो 30 वाले नहीं आएंगे, 30 वाले कहाँ पर आएंगे, 20 से 30 में आएंगे और 18 से अप टू 30 में आएंगे, केवल यहाँ पर उनका मेजर होगा। तो अगर आप 30 ईयर्स के एज हैं तो केवल आपने ग्रेड पे तो सारे भर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इन्हीं गुनी चुनी पोस्ट में से ही आपको वैकेंसी जो है आपकी वो अलॉट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले स्टेप में आपको वेबसाइट ओपन करनी है ssc.nic.in, और उसके बाद में आपको इस अप्लाई वाले डब्बे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो क्या है कि आपका ये वाला पेज, यहाँ पर एक मेन्यू ओपन हो जाएगा टॉप, ये ठीक है, पॉपअप। फिर आप सीजीएल आपका सेलेक्ट होगा, और सीजीएल में जाकर आप अप्लाई लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो अप्लाई लिंक पर दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपको ये वाली विंडो ओपन होगी। तो इसमें आप ध्यान रखना कि जो सबसे पहला वाला बॉक्स आता है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 16/5/2017, और 16/6/2017 तक ये एप्लीकेशन एंड डेट हो जाएगी।
5 PM तक, और यहाँ पर आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने एसएससी लास्ट ईयर फिल किया था, ओके, और क्योंकि लास्ट ईयर एसएससी ने क्या है कि एक अच्छा काम ये किया था कि अगर आप लास्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड जो है वो अगले ईयर भी काम करेगा, तो आपका पुराना ही काम कर रहा है, ओके। तो जैसे ही जो नए कैंडिडेट हैं, बिल्कुल नए यूज़र हैं, फ्रेशर हैं, उन्होंने आज तक अभी एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल नहीं किया, तो वो जब क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, ओके, उनके लिए केवल मैं बता रहा हूँ, जैसे ही वो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो क्या है कि आपकी डिटेल यहाँ पर ये आएगी, नेम फिल करें, वेरीफाई नेम, फादर नेम, वेरीफाई फादर नेम, आप अपने 10th का रोल नंबर डालें, 2 बार कंफर्म करें, फिर डेट ऑफ बर्थ अपनी डालें, कंफर्म करके फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करें, और उसके बाद में यहाँ पर टैक्स डालकर एंटर करके सबमिट जब जैसे ही आप करेंगे, ओके, तो जो नए यूज़र हैं इनके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है, ये इनकी विंडो पर दिख जाएगा, ठीक है, नहीं तो मोबाइल और एसएमएस के थ्रू आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, फाइन। अब जो पुराने यूज़र हैं, ठीक है, तो वो लोग भी अगर आकर यहाँ पर फिल करेंगे तो उनके लिए दिखाएगा यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप ये सारी फॉर्म इन्फॉर्मेशन डालोगे तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, अगर आपने लास्ट ईयर फॉर्म फिल किया था और आप यहाँ पर सारी एंट्री करोगे तो आपका दिखाएगा यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। फिर आप क्या करोगे, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पासवर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें क्या करना, इसमें आपसे 3 चीज़ें मांगेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, फिर आपका फादर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें जब आप बताओगे और सबमिट कर दोगे तो आपका वहीं पर डिस्प्ले कर देगा यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये 2 चीज़ें आपकी आ जाएंगी, ओके। अब ये 2 चीज़ें अगर आपकी आ गई तो उसके बाद में क्या है कि फिर आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है, ओके, ये यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ डालोगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डालोगे, एंटर करोगे, सबमिट पर जब आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, तब क्या है कि आपका पूरा फॉर्म इस फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगा, ओके। जो लोग नए यूज़र होंगे तो उनको यहाँ पर फिल करना होगा, जिन्होंने लास्ट ईयर फिल करा होगा उनकी एंट्री यहाँ पर ऑलरेडी फिल्ड होंगी, ठीक है। तो नेम में आप फिल करें अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, और आपका 10th का रोल नंबर यहाँ पर दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी दिखाई देगी और आपका जेंडर यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आप अपना आधार कार्ड नंबर भरेंगे, ठीक है, और विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपको कुछ नहीं फिल करना है। कैटेगरी आप अपनी सेलेक्ट आपकी ऑलरेडी बताएगा कि आप जनरल से हैं, किस में हैं, ठीक है। अगर आपकी नहीं फिल होगी तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अब रिलीजियस कम्युनिटी की बात की जाएगी तो आप नो करेंगे क्योंकि जनरल कैंडिडेट किसी भी माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। फिर नेशनलिटी आपकी इंडियन, और अगर आप कोई भी डिसेबल हैं तो आप यस करें, नहीं तो आप नो कर दें वहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं है कि जो किसी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी है तो वो भी यहाँ पर नो करके आए, ऐसा नहीं है, ओके। फिर उसको अपने नंबर फिल करने होंगे, सर्टिफिकेशन नंबर, किस डेट में इशू हुआ, कहाँ पर डिसेबिलिटी है, वो सारी फॉर्म भरना होगा। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में परमानेंट एड्रेस, स्टेट पिन कोड, स्टडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये भरकर आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे दोस्तों क्लिक करना होगा, ओके। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आपसे आपका फ़ोटो जो है वो अपलोड करने को कहेगा। फ़ोटो का डायमेंशन जो है वो मैंने इस वेबसाइट में रख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे लिंक में, और आपका जो सिग्नेचर होगा वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है, ओके। तो जब इनको आप सबमिट फ़ोटो जब चूज़ फाइल करोगे फिर सबमिट करोगे, यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे देगा, ठीक है, और वरना तब तक एरर दिखाता रहेगा अगर ठीक नहीं होगा। फिर उसको दोस्तों करने के बाद जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जब आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर इस फॉर्मेट में आ जाएगा, फिर आप अप्लाई पार्ट सेकंड वाला जो आपका पार्ट है इसको आप भरेंगे। देखो आपने स्टार्ट यहाँ से किया, फिर आपने ये वाला मॉड्यूल भरा, फिर आप इस वाले मॉड्यूल पर आ जाएं। तो जब इसमें रजिस्ट्रेशन डालो, पासवर्ड डालो, कोड डालो और सबमिट पे क्लिक कर दो, तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर दोगे आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। अब डिटेल कैसी आई वो देख लो। सबसे पहले नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर एंड कोड। इसमें मैं बता दूं आपको क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है दोस्तों। जब कभी भी आप सेंटर, जैसे आप दिल्ली में रहने वाले हैं, आपने क्या करा कि नॉर्दर्न रीजन दिल्ली का सेंटर यहाँ पर सबसे पहला चूज़ कर लिया, तो अब आपके पास केवल ऑप्शन रहेंगे कि आप सेकेंड और थर्ड सेंटर केवल दिल्ली का ही फिल कर पाएंगे। आप ये नहीं कि अब आप यूपी का कानपुर भर दें या फिर आप बिहार में दे दें या फिर मुंबई में जाकर एग्जाम दे दें, ऐसा नहीं है। एक दिल्ली का भर दिया, फिर आपके पास ऑप्शंस आएंगे, अजमेर भरना है, बीकानेर भरना है, ठीक है, जयपुर जाना है आपको, ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप यूपी में भरते हो, कानपुर, लखनऊ, तो फिर आपके पास अलग ऑप्शंस बरेली जैसे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके जोन वाइज डिपेंड करेंगे कि आप जो है किस जोन में आपने फॉर्म को फिल किया है, ओके। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। फिर कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर,
नेशनलिटी और कैटेगरी। फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पर टिक करें, अन्यथा नो पर टिक करें। ओके, फिर इसके नीचे आप आ जाएंगे तो ये चीज़ है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन यस पर करेंगे तो आपको फॉर्मेलिटीज़ भरनी होगी, कब आप डिस्चार्ज हुए, कितनी आपने सेवा दी। उसके बाद में दोस्तों फिर आप जैसे जैसे नीचे आएंगे तो आपकी जो एज कैलकुलेट है 1/8/2017 इसको कैलकुलेट करके एसएससी यहाँ पर दिखा देगा जितनी भी आपकी एज होगी। ओके, अब आ जाते हैं ग्रुप पोस्ट पर। तो मेरा यही मानना है कि पहले आप 4800 ग्रेड पे के साथ ए को फिल कर दें अगर आप एप्लीकेबल हैं और आप एएओ पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं, नहीं तो आप क्या करें बी सी डी, ठीक है, तो आप उनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप बिल्कुल ए वाली फॉर्म ए वाली वैकेंसी को भरना ही नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर कुछ मत भरें, 1 2 3 फिल कर दें। ओके, अगर दोस्तों एसएससी कहता है कि आपको नहीं चारों पोस्ट फिल करनी है तो आप क्या करें कि पहले आप बी डालें, फिर सी डालें, फिर डी डालें और फिर यहाँ पर आप जो है ए को फिल कर दें। ओके, अगर आप इस 4800 ग्रेड पे जो गेस्टेड पोस्ट है तो उसके लिए अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो आप उस पोस्ट के लिए यहाँ पर ब्लैंक छोड़कर फॉर्म को फिल करेंगे तो एसएससी अगर आपका एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, नहीं तो वो कहेगा यहाँ पर एरर है। ओके, वैसे एरर नहीं है क्योंकि ये मेंट्री पोस्ट नहीं है, यहाँ पर केवल आप 2 पोस्ट भी भर सकते हैं। ठीक है, तो आप बी सी डी भरकर ये लास्ट वाला ऑप्शन खाली भी छोड़ सकते हैं और अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ पर ए भी भर सकते हैं, नहीं तो आप स्टार्टिंग में प्रेफरेंसेस अपनी दे सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि हम ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंसेस देंगे और बाकी जैसे हमारे मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से हमें प्रिवेंटिव ऑफिसर की कितनी रैंक कितनी कट ऑफ गई, ठीक है, आईटी, इनकम टैक्स, सीबीईसी में कितना गया, तो ये सब चीज़ें जो है पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो इंस्पेक्टर सीबीईसी में कितना गया, आईटी कितना गया, तो वो आपको उसी ग्रेड पे के हिसाब से जो आपकी जितनी जो है आपके मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से आपको ये वाली पोस्ट मिलेंगी। ओके, अब इसको भरने के बाद में ओके फिर क्या है कि आपको यहाँ पर एक चीज़ भरनी होगी नंबर 14 में। ये पूछेगा कि क्या आप स्टैटिकल ऑफ जूनियर के लिए भरना चाहते हैं, यस और नो। तो अगर आप एप्लीकेबल हैं तो यस भरें, अन्यथा नो भर दें। तो ये आपको भरना होगा। ओके, अब इसके बाद में क्या है कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ये बताना होगा कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपकी यहाँ पर हो तो आप उसको यहाँ पर चूज़ करके फिल कर दें। ठीक है, एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर द एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन द टर्म ऑफ डीओपीटी एंड। अब देखो इसका मतलब यही था कि जिन लोगों ने लास्ट ईयर फॉर्म फिल किया था तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर यस कर दिया होगा। तो इस बार जो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है एसएससी ने स्टोर करके रखी और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर पुराना वाला यहाँ पर यूज़ हो गया। ओके, तो आप यहाँ पर यस कर दें ताकि आपको फॉर्म भरने में यहाँ पर सरलता हासिल हो। और आने वाले टाइम पर ऐसा सुना गया था कि एक ही एग्जाम होगा, ये होगा वो होगा, तो उसके लिए एक डेटाबेस में आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर यस भर दें तो ये बेस्ट रहेगा। ओके, अब उसके बाद में अगर आपने कभी कोई सर्विस ली है, गवर्नमेंट में कोई सर्विस दी है, तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल भरें, अपना पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पर फिल करें। ठीक है, इसको करने के बाद में पोस्टल एड्रेस, फिर विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, परमानेंट आपका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये भर दें। इसके बाद में आपका यहाँ पर फोटो अपीयर हो रहा होगा ऑलरेडी और आपके सिग्नेचर भी यहाँ पर आ रहे होंगे। फिर जैसे ही आप यहाँ पर आई एग्री पर टिक करेंगे, ओके, आई एग्री पर जैसे ही आपने यहाँ पर टिक लगाया फिर आपसे एक कैप्चा पूछेगा, फाइनल सबमिट कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप फाइनल सबमिट करने के बाद में आप अपने फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एडिट योर फॉर्म। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी आधी अधूरी तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए। गलत होगी तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे एक आपके पास विंडो आएगी, उसमें कहेगा कि आप जो है फ़ी है ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे। दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप ऑनलाइन भर दो, ऑनलाइन में ज़्यादा पंगे नहीं होते हैं। तुरंत आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन फाइनल होने के बाद में आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी फ्रेंड से हेल्प ले लें, जिन लोगों के पास में नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, वो अपने रिलेटिव या अपने दोस्तों से फॉर्म को फिल करा लें। लेकिन ये है कि थोड़ा हैसल फ्री रहें और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर दें, मेरा ऐसा मानना है। वैसे आप अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं या फिर आप कंफर्ट जोन में आते हैं कि आप ऑफलाइन ही फिल करेंगे तो आप ऑफलाइन भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर जब आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपको पेमेंट ले जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन पर टिक करोगे तो क्या है कि आपके 2 चालान फॉर्म क्रिएट होंगे। ठीक है, उसमें आपकी डिटेल, ई जनरल नंबर और बैंक में जब आप पैसे डिपॉजिट कर दोगे तो एक को तो बैंक अपने पास रख लेता है, एक आपको ई जनरल नंबर डाल के दे देता है। फिर आप जब दोबारा पेमेंट सबमिट करने आओगे तो आपको 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद में आपको वो ई जनरल नंबर डाल के फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आप ऑनलाइन भर दो, सारे चक्रों से छुटकारा मिल जाएगा।
ओके। अब दोस्तों आ जाते हैं थोड़े से मोटिवेशन के ऊपर कि फॉर्म भर गया लेकिन टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर आपने एग्जामिनेशन के लिए कुछ चीज़ें सोच रखी है तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ शॉर्टकट देख रहे हैं कि यार किसी तरीके से एसएससी में जॉब मिल जाए, ओके, तो मैं यही बताऊँगा कि आपके लिए 3 बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होगा। अगर आपने इन 3 चीज़ों के ऊपर दोस्तों अमल किया तो आपके रिजल्ट पॉजिटिव 100% आएंगे। मैं आपको हर एक लेक्चर में ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि अगर आपने कोई एक विज़न देखा हुआ है, कोई आपके पास एक ड्रीम है, तो दोस्तों उसको फुलफिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो 3 बातें क्या हैं मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आप आज की डेट से ही बिल्कुल आराम तो अपना भूल जाएं और प्रीलिम्स के लिए टारगेट बनाना चालू कर दें। ठीक है, प्रीलिम्स को टारगेट बनाएं। प्रीलिम्स में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। आपका मैथ आएगा, क्वांट, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा और आपका जीएस, जनरल साइंस, जीके, जनरल अवेयरनेस, सब मिक्स में आता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन। अब आप अगर देखोगे टीयर 2, तो टीयर 2 में केवल आपका इंग्लिश और क्वांट, ये 2 चीज़ आती हैं। तो देखो मैथ यहाँ पर भी पढ़ना है, यहाँ पर भी पढ़ना है, इंग्लिश यहाँ पर भी पढ़ना है, इंग्लिश यहाँ पर भी पढ़ना है। ओके, अब एसएससी में क्या है कि क्वालिफाइंग जो है कि एक तरह से कहा जाए सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हो, सारे नंबर ले आओ, रीजनिंग में सारे ले आओ, और अगर आप जीके में 0 नंबर भी लाते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं है, आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपका यहाँ पर 150 आ जाएगा। और अगर आपकी कट ऑफ 150 है या 160 है तो आप फेल हो, नहीं तो आप 150 तक तो पास हो जाओगे। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप जीके को बिल्कुल भूल जाएं, लेकिन आप 3 के ऊपर विश्वास रखें, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप आज की डेट से प्रीलिम्स के टॉपिक पर फोकस करते हुए इसकी टेस्ट की प्रैक्टिस कर लें। दोस्तों प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि अगर आपके पास में 60 डेज़ का टाइम बचा हुआ है तो आप कोई सी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लें। और आप क्या करें कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो आप ये अपनी रेगुलरिटी बांधें कि एक दिन में 1 डे 1 टेस्ट और एक बार उसका असेसमेंट। ठीक है, और एक बार जो टॉपिक आपने गलत किए हैं, जो टॉपिक आपके रॉन्ग हुए, उनके टॉपिक को रिवीजन, उनको रिवाइज करना है। ठीक है, तो इससे क्या है, सारा का सारा जो आपका बैक ट्रैक है, जो आपका रिकॉर्ड है, वो सारा ट्रैक होता रहेगा और आप देखते रहोगे कि आप किस टॉपिक में जो है वीक है। ओके, पहला फंडा ये है कि आपको टेस्ट के लिए ओरिएंटेड होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है कि मैं आपके लिए एक 60 डेज प्लस का एक टाइम टेबल दे देता हूँ, तो जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको मॉर्निंग में 9:30 पर उठना है और उसके बाद 11:30 या 10:30 आप मान लो। ओके, इसके बीच में आपके पास में कितने बार आप अपनी स्टडी में पढ़ सकते हैं, कितने टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्या क्या आपको वेरिएशंस लाने हैं, वो मैं आपको एक शेड्यूल दे रहा हूँ। अब आप इसको अप्लाई करो चाहे मत करो, वो आपका हेडक है। मेरा काम है कि आपको एक राइट पाथ बताना। लेकिन दोस्तों आपका फ़ायदा इसमें ही है कि आप उसको अप्लाई करें। और मैं आपको एक सटीक ये चीज़ बताऊँगा कि इसको अगर आप ट्रैक करोगे तो हर दिन आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, आपको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम लोग इंतज़ार करते हैं एसएससी के एग्ज़ाम आने का। जब आपको पता है कि ये वैकेंसी 100% आएगी, तो जब आप लास्ट ईयर फेल हो गए थे उसके बाद आप आज की डेट तक का इंतज़ार क्यों कर रहे थे कि जब वैकेंसी आएगी फॉर्म फिल करूंगा तब तैयारी करना स्टार्ट करूंगा। यही तो लूप होल होते हैं। जब आपको पता है कि वैकेंसी आने वाली है तो यार उसकी तैयारी करो ना, आज की डेट से लग जाओ। अभी मैं बता रहा हूँ आईबीपीएस पीओ के लिए कुछ लोग कह रहे होंगे कि आईबीपीएस पीओ की तैयारी तो अगस्त अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे। आपको पता है वैकेंसी आएगी और हर बार आती है, तो आप उसकी तैयारी आज से क्यों नहीं करते। मेरा ही मानना है कि जब आप गवर्नमेंट के फील्ड में हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आप आज से क्यों देखते हो। आप जिस दिन से आपको पता है कि यार ये वैकेंसी आएगी तो आप उसकी तैयारी उस टाइम से स्टार्ट रखो ना, क्योंकि तब टाइम कम मिलता है। फिर आप कहते हो सर 30 डेज़ की स्टडी बताओ, 1 वीक का प्लान बता दो। अरे 1 वीक का कोई प्लान नहीं होता है, 1 वीक केवल रिवीजन के लिए यूज़ होता है। ओके, अब 1 वीक का प्लान मैं केवल उन लोगों के लिए बताता हूँ जिन्होंने पिछले दिनों कुछ पढ़ाई की होती है। बाकी मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप अगर 1 वीक में पढ़ाई कर लोगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। आपका एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं होगा 1 वीक पढ़ाई करके। यार टाइम आपको देना पड़ेगा, और टाइम जब आप दोगे तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई टेस्ट सीरीज। दूसरी चीज़ आपकी दिनचर्या, आपका टाइम टेबल। और तीसरी चीज़ क्या है कि देखो आपने टेस्ट भी दिए, टाइम टेबल भी फॉलो किया। ओके, लेकिन आपने क्या किया कि जो एक रिवीजन जैसी चीज़ आती है, रिवीजन, की नोट्स,
जो आपको एग्ज़ाम वाले वीक में करने होते हैं। तो इनसे क्या है कि आपने पिछले दिनों में जो भी पिछले 6 महीनों में आपने पढ़ा, आप उसको बैकअप को अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हो। इसलिए आप अभी से अपने की नोट्स बनाएं और रिवीजन करते टाइम आपको मदद मिलेगी। और भी मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताता रहूँगा। दोस्तों मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको जॉब दिलवाना। अब आपको जॉब कैसे लेनी है वो आपको अपने आप हार्डवर्क करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, ओके, और आपको टाइम देना होगा। जब आप ये 3-4 चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे तभी हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं यार टॉपर वाला बंदा पता नहीं कौन सी दवाई खा के आता है, उसके इतने नंबर कैसे आ जाते हैं, अरे भाई उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की, आपसे ज़्यादा उसने क्वेश्चन सॉल्व करे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड को ये मत बोलना कि यार मैंने पूरे दिन पढ़ाई की, यार मैंने पूरे दिन पढ़ाई की बैठ के, लेकिन मैंने 20 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए। हाँ, आप उसको ये बोलो यार मैंने ना आज 500 क्वेश्चन सॉल्व किए और 500 में से 400 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन मेरे ठीक निकले। चाहे आपने 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपने क्या किया है, क्वालिटेटिव चीज़ें आपने बनाई है, ओके। अब अमाउंट ऑफ टाइम को आप वेस्ट करते रहो, पूरे दिन बैठ के पेज पलटते रहो, चीज़ों को पढ़ते रहो, स्टोरी राइटिंग करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन आप ये सोचो कि आज के दिन में मुझे टाइम एंड वर्क परसेंटेज इन दो के 50-50 क्वेश्चन बनाने हैं, टाइम कितना भी लगे मैं इनको हटा बगैर बनाए हुए नहीं हटूंगा। लेकिन आप सोचोगे आज मुझे पूरे दिन पढ़ना है, 9:30 पे आज मैं बैठूंगा और रात में आज 9:30 पे उठूंगा, ठीक है, 12 घंटे देखूंगा कि मैं कितना पढ़ लेता हूँ, तो वो फंडा कभी काम नहीं करता है। अमाउंट ऑफ टाइम को मत गिनो, अमाउंट ऑफ मैटर को गिनो कि कितना मटेरियल आप कवर कर रहे हो, क्योंकि इसी मटेरियल में से आपका पेपर आना है, ओके। ये मैटर एग्जामिनर को नहीं करता कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है, मैटर ये करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, तभी आप केवल एग्जाम में सक्सेस ले सकते हो। दोस्तों थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वेबसाइट से जुड़े रहें, आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे currentaffairsfunda.com से, और कुछ प्लेलिस्ट मैंने बनाई हैं आपके लिए, आप इनको फॉलो कर लें और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आपके पास हर एक वीडियो का अपडेट आता रहेगा। टाइम टेबल जरूर बनाऊंगा आपके लिए और आपको मैं तैयार करके ही छोड़ूंगा। दोस्तों आपका सिलेक्शन हो, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें ताकि हर एक वीडियो आप तक आती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।